सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्षितिज पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया करेंगे। इसका हम पठन पाठन करेंगे तथा पाठ को अच्छे से समझेंगे। इस पाठ में 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता पाने तथा उसकी रक्षा के लिए हजारों वीरों ने कुर्बानी दी थी तथा नाना साहब की पुत्री मैना देवी के बलिदान की कहानी बताई गई है, जिसे अंग्रेजों ने नाना साहब को न पकड़ पाने के बाद प्रतिशोध स्वरूप जलती आग के हवाले कर दिया था। यानी इस पाठ के माध्यम से उस छोटी सी बच्ची के बलिदान की कहानी बताई है कि जब अंग्रेज सरकार उसके पिता को ना पकड़ पाई तो किस प्रकार उन्होंने बदला लेने की भावना से उस छोटी सी बच्ची को आग के हवाले कर दिया। इस पाठ के माध्यम से युवाओं को जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जिन वीर वीरांगनाओं ने भाग लिया था उनके बलिदान से भी अवगत करवाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। क्षितिज पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। भस्म का मतलब होता है जलाकर राख कर देना। पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ की जो लेखिका हैं चपला देवी, उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व, व्यक्तित्व यानी उनका जीवन परिचय, कृतित्व यानी उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन में गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। यानी चपला देवी ने अपने लेखन कार्य के माध्यम से आजादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उनमें से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंदूपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इसे गद्य रचना के रूप में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। यानी ये जो पाठ है वो एक रिपोर्ट की तरह लिखा गया है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच, यानी ये एक पत्र का समाचार पत्र का नाम है, हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना का मुद्रण और वर्तनी, मुद्रण होता है इसको छापना और वर्तनी होती है कि जैसा ये उस समय था वैसा ही लिखा गया है। वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यानी इस पाठ के माध्यम से जो है लेखिका वो आजकल के युवाओं को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको जानकारी दे रही हैं कि किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया था। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंदूपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। यानी जब वो नेता अंग्रेजों से हार जाते हैं और भागने लगते हैं तो जल्दी जल्दी में अपनी पुत्री को साथ ले जाना भूल जाते हैं। देवी मैना बिठुर में पिता के महल में रहती थी, पर
विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह यानी बहुत ही दयालु, निरपराध, जिसने कोई भी यानी बेचारी, निरीह यानी बेचारी और निरपराध यानी जिसका कोई भी अपराध नहीं था, उस देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। यानी उस बालिका को जिस तरह आग में जलाया गया, उसको देखकर कठोर से कठोर हृदय भी रो देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर एक अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं भी नहीं दिखाई दी थी। यानी जब अंग्रेज महल को लूट रहे थे तो उस समय वो बालिका कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख, करुणापूर्ण यानी जिसको देखकर दया आ जाए, अल्पवयस यानी जिसकी बहुत ही छोटी उम्र हो, कम उम्र वाली, अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। यानी बालिका जो है उस सेनापति से पूछती है कि क्या आप मेरे इस महल की रक्षा करेंगे, यानी इसको तोप के गोलों से नहीं उड़ाएंगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है, यानी इस महल को गिराने के बाद आपको क्या मिल जाएगा। तो सेनापति जवाब देते हैं, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है। वास स्थान का मतलब होता है जहां पर वो रहते थे। सरकार ने इसे नष्ट करने की आज्ञा दी है। तो बालिका कहती हैं, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है और इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। यानी बालिका मैना जो है वो सेनापति से कहती है कि मुझे जो अपना घर है, अपना महल है, वो बहुत प्यारा है। आप उनको सजा दीजिए जिन्होंने अपराध किया है। इस मकान का क्या अपराध है, इसलिए आप इसकी रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं आपको जानती हूं, आप जनरल हे हैं और आपकी प्यारी कन्या मैरी और मैं दोनों में बहुत प्रेम संबंध था। यानी वो सेनापति जनरल हे को कहती हैं कि आपकी पुत्री मेरी और मुझ में जो है वो मित्रता का संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। यानी बालिका मैना जो है वो जनरल हे को याद दिलाती हैं कि उनकी पुत्री और उसमें बहुत अच्छी दोस्ती थी और कई साल पहले तक भी उनकी पुत्री उसके पास आती रही है। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे, मुझे अपनी पुत्री की तरह ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मुझे बहुत दुख हुआ था, उसकी एक चिट्ठी अब भी मेरे पास है। यानी मैना जो है वो सेनापति को याद दिलाती है और कहती है कि आप भी हमारे घर आते थे और अपनी पुत्री के समान ही मुझे प्यार करते थे। मुझे लगता है कि आप वो सारी बातें भूल गए हैं। आपकी बेटी की मृत्यु से मुझे बहुत दुख हुआ था, उसकी एक चिट्ठी आज तक भी मैंने संभाल कर रखी है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ
और फिर उसने उस बालिका को पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की पुत्री मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो। सहचरी यानी मित्र। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा कि नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा कि मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना के महल को बचाया जा सकता है। यानी जनरल हे जो हैं वो प्रधान सेनापति के सामने प्रार्थना करते हैं, क्या किसी तरह से हम इस महल को बचा सकते हैं। तो प्रधान सेनापति कहते हैं कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे कहते हैं, तो लॉर्ड कनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय में एक तार देना चाहिए। फिर आउटरम कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना के महल को फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य की सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का कहीं पता नहीं लगा। उसी दिन शाम के समय लॉर्ड कनिंग का एक तार आया, जिसका अर्थ इस प्रकार था कि लंदन की मंत्रिमंडल का मत यह है कि नाना साहब का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, यानी उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज को नष्ट कर दिया जाए। इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण करूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया, यानी महल को नष्ट कर दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम समाचार पत्र में 6 सितंबर को यानी 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है, भारत सरकार आज तक उस नाना दुर्दांत साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी उड़ाई गई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, यानी अंग्रेज औरतों और पुरुषों को मार डाला, उसकी कन्या के लिए क्षमा मांग रहे हैं। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। यानी इस प्रकार जो है टॉमस हे का भी मजाक उड़ाया गया कि पुत्री के समान आयु की लड़की के साथ उनका प्रेम संबंध बताया गया। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले उसे मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से जनरल हे का प्रेमालाप हुआ है उसको वहीं उसके सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए, उज्जवल यानी सफेद वस्त्र पहने हुए, नाना साहब के भगना विशिष्ट प्रासाद, भगना विशिष्ट यानी जिसको नष्ट कर दिया गया हो, और प्रासाद होता है महल, महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाजें सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं दे रही थी।
इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंचा। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह लड़की तो नाना की बेटी मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी, न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा कि अंग्रेज सरकार की आज्ञा है, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आत्र स्वर में बोली, आत्र यानी दुखी होकर बोली, कि मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहां जी भरकर रो लूं। पर कठोर हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथों में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में यह खबर छपी थी कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। यानी अगले दिन के अखबार में आया कि कानपुर की जेल में मैना को जलाकर भस्म कर दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यानी मैना को जो है वो जलती आग के हवाले कर दिया। और उस समय जिन लोगों ने भी यह सब देखा वो सभी जो है कानपुर की जेल की ओर भागे और उस जलती हुई बालिका को देखकर सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यानी देवी मैना के इस बलिदान को देखकर सभी का जो सिर था वो श्रद्धा से झुक गया। तो प्यारे बच्चों, लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार आजादी के आंदोलन में एक छोटी सी बच्ची ने अपनी भागीदारी दिखाई और अपना बलिदान दिया 1857 की क्रांति के विद्रोह में। आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। यही कार्य सभी घर पर करेंगे, पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।